अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि जो मर्चेंडाइज परचेज की जाती है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है। इसी तरीके से जब उस मर्चेंडाइज को बेचा जाता है तो कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है। और साथ साथ हमने ये भी समझा कि जब हम खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा। और इसी तरीके से जो माल हम बेच चुके हैं अगर वो रिटर्न आ जाता है हमारे पास तो क्या अकाउंट यूज करेंगे। आज बाकायदा हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। इसको किस तरह से जो वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी इसकी एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं, उसको समझेंगे आज हम। ओके भाई, तो मैं यहां पर ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूं, परचेज्ड मर्चेंडाइज on cash rupees 70,000। ओके भाई, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। देखें अब तक जो बात हो रही थी वो उसमें कहीं पर भी मर्चेंडाइज का जिक्र नहीं था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि भाई मर्चेंडाइज को खरीदा जा रहा है। और मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए मैं बता चुका हूं कि जब आप मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो आपने उसके लिए जो अकाउंट यूज करना है वो अकाउंट आप यूज करेंगे परचेजेस का अकाउंट। तो यहां क्या होगा भाई, मैं अकाउंट यूज करूंगा परचेजेस। और मैं साथ साथ आपको यह भी बता चुका हूं कि परचेजेस अकाउंट बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है। अगर मैं माल खरीद रहा हूं यानी अल्टीमेट में ये मर्चेंडाइज ही खरीद रहा हूं तो मेरी मर्चेंडाइज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां परचेजेस अकाउंट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बात को बता रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि मेरी मर्चेंडाइज बिजनेस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब मेरा परचेजेस यानी एक्सपेंस अकाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल मुझे क्या करना होगा, इस परचेजेस अकाउंट को मुझे डेबिट करना होगा। और अगर मैंने ये मर्चेंडाइज खरीदी है कैश पर, तो कैश क्या होता है भाई, बिजनेस का एसेट अकाउंट है। कैश है बिजनेस का एसेट। ये इस वक्त क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर मैंने मर्चेंडाइज खरीदी है कैश अदा करके तो इसका मतलब मेरा कैश यानी मेरा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अल्टीमेट मुझे अपने कैश अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहां पर जो मैं एंट्री पास करूंगा वो एंट्री हम पास करेंगे परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट विथ ₹70,000। ठीक है भाई, नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो नीचे नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट लेक्चर खास तौर पे नरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि नरेशन आपने किस तरह लिखनी है। ठीक है, तो फिलहाल जो बुनियादी तौर पे भी जो हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझे कि ये डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को यही होता है ओवरऑल, यानी आगे आपके सामने एडजस्टिंग एंट्रीज आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें, करेक्शन ऑफ एरर्स यानी करेक्टिंग एंट्रीज आएंगी आपके सामने। ये ऐसी चीजें हैं कि इनके लिए बुनियादी कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है। यानी ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए मैं कब किस अकाउंट को डेबिट करूं, कब किस अकाउंट को क्रेडिट करूं। तो मेरा जो पहला मकसद है कि मैं आपको ये समझा दूं कि आप किस अकाउंट को कैसे जो वो डेबिट करेंगे और कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, ये अहम मकसद है मेरा। ओके भाई, तो जो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है ये 1 हो गई। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखने जा रहा हूं यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उसमें। क्या, परचेज्ड मर्चेंडाइज बाय चेक। ठीक है भाई, ₹40,000। तो क्या होगा भाई, यहां पे आपने मर्चेंडाइज खरीदी है बाय चेक। बाय चेक से मुराद क्या है कि यहां पर आपने कैश पे नहीं किया बल्कि क्या किया है, चेक इशू किया है। मतलब कैश पे ना करने से मुराद ये है कि आपने बिजनेस से कैश नहीं दिया। देखिए, आपके बैंक अकाउंट से तो कैश जाना ही है, लेकिन आप यहां बिजनेस से कैश नहीं दे रहे, अपने बैंक अकाउंट से पैसे को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई,
मर्चेंडाइज तो मैंने यहां भी खरीदी, देखा यहां भी मर्चेंडाइज ही खरीदी थी, तो परचेजेस क्या था आपके बिजनेस का? एक्सपेंस। आपने क्या किया? इसको डेबिट। सेम यही बात, यानी परचेजेस, मैंने दोबारा लिख देता हूं यहां पे, परचेजेस क्या है बिजनेस का? एक्सपेंस अकाउंट है। ये क्या हो रहा है? देखिए स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि आप जो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, देखिए, लेकिन इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा ये सब कुछ। देखिए बार बार जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपके हाथों को भी, आपके दिमाग को भी आदत हो चुकी होगी उन चीजों की, और फौरन आप बात को पिक करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको पहले एनालाइज करना, फिर उसको समझना, ठीक है, फिर उसको जब वो अपने दिमाग में एक मैपिंग करना उसकी, ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ साथ बार बार आप इस स्ट्रक्चर को बार बार बनाएं। जिस स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आप बार बार जब इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको इस चीज की क्या हो चुकी होगी? आदत हो चुकी होगी, तो आसानी आप तमाम चीजें कर सकते हैं। अच्छा भाई, परचेजेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। ये क्या हो रहा है? इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और यहां जो पेमेंट होगी वो बैंक अकाउंट से होगी, तो बैंक अकाउंट आपके बिजनेस का क्या है भाई? एसेट अकाउंट है। और ये क्या हो रहा है? इस वक्त डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट इसकी जो एंट्री पास होगी, इसको मैं यहां कर देता हूं इस एंट्री को, इसकी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी? आप करेंगे भाई परचेजेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज कितना था? 40,000। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज आपके सामने आएगी, देखिए पहले तो क्या किया आपने? मर्चेंडाइज को खरीदा कैश पर, तो एंट्री पास हुई परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। फिर आपने परचेज की मर्चेंडाइज चेक इशू करके, चेक देकर, तो फिर आपने एंट्री बनाई क्या? परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, राइट। अब क्या करना है? तीसरी सूरत क्या आती है आपके दिमाग में? देखिए वही बात जो हमने वहां समझी थी एसेट को खरीदते वक्त। तो यहां क्या होगा कि तीसरी कंडीशन दिमाग में ये होती है कि भाई क्या कर सकते हैं हम? तीसरी कंडीशन ये है कि हम उधार पर खरीदें। या तो भाई कोई भी काम करूंगा तो कम से कम 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, या तो मैं क्या करूं उसको कैश पर खरीदूं, या मैं चेक इशू कर दूं, या फिर क्या करूं? मैं उधार पर खरीद लूं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके सामने, इसलिए एक ही वक्त में 3 केस करवा रहा हूं ताकि आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकें। अच्छा भाई, अब क्या होगा? नेक्स्ट जो मैं ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूं वो है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट ₹35। ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर परचेजेस अगेन परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या करेंगे आप इसको भाई? डेबिट। अब यहां पर ना कैश आएगा ना बैंक आएगा, क्या अकाउंट आएगा? अकाउंट्स पेएबल आएगा। क्यों अकाउंट्स पेएबल आएगा? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पेएबल का मतलब होता है कि आपने अभी पेमेंट नहीं की। यहां पर यही तो लिख कर दिया है आपको कि भाई माल तो खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए, तो जब पेमेंट नहीं की तो क्या अकाउंट यूज करेंगे भाई? यहां पर अकाउंट्स पेएबल। और अकाउंट्स पेएबल आपके बिजनेस का है लायबिलिटी अकाउंट। यह है लायबिलिटी अकाउंट। आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? अगर मैं कहूं कि भाई ये काम करने से पहले आपकी जो लायबिलिटी थी, लेट्स से वो 30,000 थी। अगर पहले लायबिलिटी 30,000 थी, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या 35,000 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी? अब मैं एक उधार पर माल लूंगा तो उसका मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। अगर पहले 30,000 थी तो अब कितनी हो जाएगी? इसके बाद हो जाएगी 65,000 हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेट आप यहां पर जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट विथ ₹35,000। ठीक है भाई, तो मैं समराइज कर देता हूं अब तक जो हमारा जो डिस्कशन अब तक हो चुका है वो डिस्कशन ये कि सबसे पहले तो मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं
कि सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनाना सीखी हमने कि अगर जो वो इन्वेस्टमेंट होती है, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। फिर मैंने आपको एसेट रिकॉर्ड करना, अगर आप एसेट खरीदते हैं तो खरीदने के लिए 3 तरह से मैंने आपको उसको रिकॉर्ड करना सिखाया कि अगर आप कैश पे खरीदेंगे, चेक देकर खरीदेंगे और उधार पे खरीदेंगे तो किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आज हमने डिस्कस किया कि अगर आप मर्चेंडाइज को खरीदते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके भी हमने क्या किया भाई, तीनों केसेस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आप मर्चेंडाइज को बेचते हैं, मर्चेंडाइज को सेल करते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप अगर मर्चेंडाइज सेल आउट करते हैं, मर्चेंडाइज को अगर आप बेचते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि इसी मर्चेंडाइज को जब आप खरीद रहे थे तो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, खरीदते हैं तो, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर इस मर्चेंडाइज को बेचेंगे तो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा भाई, तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पर कि सोल्ड मर्चेंडाइज। आप ये बात जानते हैं कि भाई मर्चेंडाइज वो चीज है जिसको किस इंटेंशन से परचेज किया जाता है। इंटेंशन क्या होती है, नियत क्या होती है आपकी, कि आपने इसको बेचकर प्रॉफिट कमाना है। ओके भाई, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹60,000। आपने क्या किया भाई, मर्चेंडाइज को बेचा और इस मर्चेंडाइज को आप बेच रहे हैं कैश पर, और कितने पर बेच रहे हैं आप इसको, 60,000 पर। अब देखिए, जो परचेजेस के लिए आप बात सोच रहे थे ना, जो मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए बात सोच रहे थे, उसको बिल्कुल उल्टा कर दें भाई। जब मर्चेंडाइज आप खरीद रहे थे तो आपके पास से पैसा जा रहा था, पैसा कम हो रहा था, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा था, राइट। और वहां पर आप अकाउंट कौन सा यूज कर रहे थे, परचेजेस का। मैं बता चुका हूं पहले भी कि मर्चेंडाइज जब खरीदी जाएगी तो उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और यही मर्चेंडाइज जब बेच दी जाएगी तो उसके लिए जो अकाउंट यूज होगा वो सेल्स अकाउंट यूज होगा, राइट। और परचेजेस अकाउंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है और सेल्स अकाउंट आपके बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट है, यानी इनकम अकाउंट है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होगा कि आपने इसको कैश पर बेचा है तो आपके बिजनेस का कैश क्या होता है भाई, कैश होता है एसेट। और ये एसेट क्या हो रहा है इस वक्त, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है, लाजमी सी बात है, अगर मैं माल बेचूंगा कैश के अगेंस्ट में तो मुझे पैसा मिलेगा, यानी बिजनेस को पैसा मिला, तो बिजनेस का कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया मतलब बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो गया। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये सोचा कि भाई हेड ऑफ अकाउंट्स को छोड़ो, डायरेक्टली इसे डिस्कस करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि आपको ये बातें समझ आ जाएं। सबसे पहला काम आपको हेड ऑफ अकाउंट समझना है, फिर डेबिट क्रेडिट रूल समझने हैं, डबल एंट्री सिस्टम की कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर कहीं जाकर आप जो वो जर्नल एंट्रीज बेहतर तौर पर बना पाएंगे। ठीक है भाई, तो कैश क्या है बिजनेस का, एसेट अकाउंट है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होगा तो आप हमेशा इस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई, दूसरा अकाउंट मुझे यहां पर यूज करना है सेल्स अकाउंट। भाई सेल्स क्यों, बता चुका हूं, जब कभी मर्चेंडाइज को बेचने की बात होगी। देखिए यहां आप क्या चीज बेच रहे हैं, यहां पर देखिए ये सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश लिखा है ना, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, मतलब आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि भाई मर्चेंडाइज बेची गई 60,000, उसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो आपने कहा भाई ठीक है मर्चेंडाइज बेची है, तो मर्चेंडाइज बेचने के लिए, बेचने के बाद हम जो अकाउंट यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, सेल्स का अकाउंट। अगर खरीदिए तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेजेस का अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट बिजनेस का रेवेन्यू है, यानी बिजनेस की इनकम है। अब रेवेन्यू या इनकम ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये कैसे इंक्रीज हो रही है, आप मुझे बताएं कि जैसे जैसे मैं माल बेचता जाऊंगा, अगर आपने यूं सोचा कि हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो हमारे पास से मर्चेंडाइज कम हो रही है, तो आप गलत सोच रहे होंगे। मर्चेंडाइज तो कम हो रही है लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, तो क्या क्या बढ़ रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो इनकम को सोचना है, मर्चेंडाइज को नहीं सोचना आपने कि मर्चेंडाइज तो कब बेचेंगे तो कम हो जाएगी। ये गलत थिंकिंग होगी अगर आपने ऐसे सोचा। तो आपने क्या सोचना है कि उस मर्चेंडाइज को बेचकर आमदनी भी तो कमा रहे,
तो उसके साथ जो अकाउंट आएगा दिमाग में, आप सोचेंगे थोड़ा सा डीपली इसको सोचेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो सेल्स क्या है आपके बिजनेस का, रेवेन्यू यानी इनकम, वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फाइनली आप जो एंट्री पास करेंगे यहां पर वो क्या पास करेंगे, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट विथ ₹60,000। ठीक है भाई, ये हो गई कि अगर आपने मर्चेंडाइज बेची कैश पर तो किस तरह रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली अब देखें एक और बात, सोल्ड मर्चेंडाइज, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ना, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर रुपीज, देखिए कैश नहीं लिखा मैंने, फॉर ₹70,000 एंड received a check from कस्टमर। लाजमी सी बात है आप माल बेचेंगे। अच्छा ये एक और बात, अच्छा वह दिमाग में आ गई, देखिए जिस शख्स से या जिस कंपनी से आप माल खरीदेंगे, देखिए हमेशा बात करें अपने बिजनेस की साइड से। सामने वाले की साइड से अगर आपने सोचा तो भी गलती करेंगे। अपनी साइड से बात करें, मतलब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन आपको लिखकर दी जा रही होती है ये आपके बिजनेस से मुराद आप ओनर नहीं है, आप उस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, यानी आपके बिजनेस की साइड से जब वो ये ट्रांजैक्शन लिख कर दी जा रही है, तो वो शख्स जिससे मैं माल खरीदूंगा वो शख्स मेरे लिए क्या कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। और वो शख्स जिसको मैं क्या करूंगा, माल बेचूंगा, वो क्या कहलाएगा, मेरा कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि वो शख्स जिससे मैं माल खरीदूंगा वो कौन कहलाएगा, मेरा सप्लायर कहलाएगा। और जिस शख्स को मैं माल बेचूंगा वो शख्स मेरा कौन कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। तो दोनों के लिए मैं अपनी साइड से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने मर्चेंडाइज बेची तो किसको बेची, यकीनन कस्टमर को बेची। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा भाई, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹70,000 एंड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर। ये हमारी बात हो रही है कि हमने मर्चेंडाइज बेची है किसको, कस्टमर को, कितने की, ₹70,000 की, और उससे क्या किया, चेक रिसीव किया। देखिए होता क्या है कि हम पहले चेक रिसीव करते हैं, चेक रिसीव करके फिर हम उसको क्या करते हैं, बैंक में डालते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जिस डेट पर वो चेक रिसीव कर रहे हैं उसी डेट पर हम उसको बैंक में क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने चेक रिसीव तो आज किया, ठीक है, लेकिन हमने उसको डिपॉजिट कल की तारीख में करवाया या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमने उसको डिपॉजिट करवाया, किसी भी वजह से, रीजन पे नहीं जा रहे कि क्यों ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, असल बात क्या है कि 2 कंडीशंस हैं आपके पास। एक तो कंडीशन क्या है कि आपने चेक जिस डेट पर रिसीव किया उसी डेट पर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। दूसरी बात कि आपने जिस डेट पर चेक रिसीव किया उस डेट पर डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि आपने 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद आपने जब उस चेक को डिपॉजिट किया। तो मैं यहां पर अगर आप इस ट्रांजैक्शन को पढ़ें तो क्या लिखा है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹70,000 एंड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर। देखिए ये तो बताया हुआ यहां पे कि कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, लेकिन यहां कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि आपने आज की डेट में ही क्या कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया। तो देखें आज की डेट में अगर डिपॉजिट नहीं किया इसका मतलब हम इसको कल, परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डिपॉजिट करेंगे। लेकिन आज मैं इसको क्या रिकॉर्ड करूं, ये एक सवाल है। तो आपने क्या करना है, मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको और आगे जाकर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल आपने सिर्फ ये समझनी है बात कि जब आप चेक रिसीव करेंगे, ठीक है, तो आप उसको कैश मानते हुए रिकॉर्ड। मैं जानता हूं वो कैश नहीं है, आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि मतलब कैश तो नहीं, कैश क्यों रिकॉर्ड करें, मैं इसको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इतनी बात समझनी है कि जब आप चेक रिसीव करेंगे, मैंने कहा वर्ड यहां पे यूज हो रहा है क्या, रिसीव। जब आप चेक क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप उसको कैश के नाम से रिकॉर्ड करें। ठीक है,
तो कैश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्या होगा कि भाई लाजमी सी बात है, मैंने माल बेचा है 70,000 रुपए का, तो क्या मानूंगा, चेक मिला है मतलब मुझे कैश मिला है, चेक रिसीव हुआ है। मैं बैंक में डालने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बैंक में नहीं गया चेक, ठीक है। क्या किया आपने, जस्ट चेक रिसीव किया कस्टमर से, तो कैश क्या हुआ आपके बिजनेस का, एसेट अकाउंट है, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या करेंगे आप, इसको डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सेल्स, ये क्या है बिजनेस का, रेवेन्यू यानी इनकम, ये भी क्या हो गई भाई, इंक्रीज, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। और इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट कितनी है भाई, 70,000। अब आप कहेंगे सर दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, जो कैश पर हो रहा है वहां पर भी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और जो चेक रिसीव कर रहे हैं वहां पर भी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो जी बिल्कुल, आपने दोनों के लिए सेम एंट्री करनी है। अगर ये कहता, यहां पर आगे एक बात लिखी हुई होती, क्या लिखी हुई होती कि उसी डेट पर आपने क्या कर दिया, यानी चेक रिसीव किया, इधर कस्टमर से चेक रिसीव किया, उधर आपने बैंक में उसी तारीख पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो फिर यहां पर मैं कैश नहीं लिखता, फिर क्या लिखता, मैं बैंक अकाउंट लिखता। यानी बस इस कैश की जगह पर क्या आ जाता, बैंक अकाउंट आ जाता। तो आप डायरेक्टली एंट्री क्या पास करते, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो आता फर्क। देखिए, अगर सिर्फ चेक रिसीव कर कर एग्जामिनर खामोश हो जाता है, आगे कुछ नहीं लिख कर देता आपको, तो फिर आपने उसके लिए कैश ही यूज करना है। अब समझाता हूं मैं आपको आगे। अब आपसे कहा जाता है कि भाई कस्टमर ने ये वाला चेक जो रिसीव किया था अगली तारीख पर, अब अगले दिन आ गया, उस पर क्या कर दिया आपने, डिपॉजिट कर दिया। अब जब आप डिपॉजिट करेंगे तो देखिए, जब आपने कैश रिसीव किया था तो क्या लिखा था, इसको कैश, आपने इसको कैश को क्या किया था, डेबिट किया था। अब जब आप इसको डिपॉजिट करेंगे तो ये जो कैश आपने डेबिट किया है इसको क्रेडिट करके क्या करते हैं, आप इसको खत्म कर दें, और बदले में क्या करेंगे, आप बैंक को डेबिट कर देंगे। यानी जब डिपॉजिट किया जाएगा, ट्रांजैक्शन होगी भाई डिपॉजिटेड कस्टमर्स चेक इनटू द बैंक। अब क्या कर दिया आपने, जो कस्टमर से चेक रिसीव किया था, देखें ये जो बात लिखी हुई है कि किस चीज के लिए लिखी हुई है, कि आपने जो कस्टमर से चेक रिसीव किया था वो अब आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी, अमाउंट अंडरस्टूड है कि चेक आपने कितने का रिसीव किया था, 70,000 का। जब आपने रिसीव किया था तो आपने इसको क्या लिखा था, कैश को डेबिट किया था आपने यहां पर। अब जब कैश को आपने डेबिट किया था तो आप क्या करें, क्रेडिट करके खत्म कर दें और उसकी जगह पर किसको ले आए, बैंक को ले आए। तो आप क्या करेंगे यहां पर भाई, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट विथ ₹70,000। ठीक है भाई। तो जब कभी ऐसा हो कि आपको पहले कहा जाए कि चेक हमने रिसीव किया, तो पहले आप उसको कैश में रिकॉर्ड करें, और फिर आपसे ये कहा जाए कि फिर हमने उसको क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो फिर उस कैश को आप खत्म करके और क्या करते हैं, बैंक को डेबिट कर दें। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर उधार पर माल क्या किया जाए, बेचा जाए, तो उसको कैसे देखेंगे, और इंशाल्लाह फर्दर और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप मर्चेंडाइज को बेचते हैं ऑन क्रेडिट या उधार पर बेचते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा भाई, एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर मैं यहां एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट ₹75,000। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि अगर आप मर्चेंडाइज को बेचते हैं कैश पर और मर्चेंडाइज को बेचते हैं चेक रिसीव करके, मतलब आपने मर्चेंडाइज को बेचा और चेक रिसीव किया,
तो इन दोनों केसेस के अंदर आप किस तरह से एंट्रीज पास करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अगर आप मर्चेंडाइज को क्या करते हैं, अगर आप मर्चेंडाइज को बेचते हैं ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार पर बेचते हैं मर्चेंडाइज को, तो फिर क्या किया जाएगा। देखिए मैं बता चुका हूं पहले भी कि जब आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं या कोई भी चीज आप परचेज करते हैं और पैसे पे नहीं करते उस वक्त जिस वक्त आपने परचेज किया है, मतलब आप उस वक्त पेमेंट नहीं करते, तो आप उसको कहते हैं पेएबल। इसी तरीके से जब आप कोई भी चीज बेचेंगे या कोई मर्चेंडाइज बेचेंगे और अगर आप उसके बदले उस वक्त कैश रिसीव नहीं कर रहे, तो आप उसको कहेंगे रिसीवेबल। ठीक है, अब बता चुका हूं ये बात भी कि अकाउंट रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होगा, नोट रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होगा। अकाउंट रिसीवेबल तब रिकॉर्ड होगा जब आपको कुछ भी मेंशन ना हो, यहां पर कुछ ना बताया गया हो कि भाई ये यहां पर नोट इश्यू हुआ है या नोट इश्यू नहीं हुआ, या नोट रिसीव हुआ है या नोट रिसीव नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो, तो आप यहां पर अकाउंट रिसीवेबल ही यूज करेंगे। तो एक बात तय हो गई कि यहां पर हमने जो माल बेचा है वो उधार पर बेचा है और हम अकाउंट इसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल आपके बिजनेस का क्या है, एसेट अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है। ठीक है भाई, तो अकाउंट रिसीवेबल अगर आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, तो आप ये बताएं इस वक्त ये बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यही तो अहम फैसला है, यही तो आपने सोचना, यही तो समझना है कि बिजनेस में कौन सा अकाउंट कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, और फिर अल्टीमेट उसके इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के साथ डेबिट और क्रेडिट रूल क्या कहता है। ठीक है भाई, तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट अकाउंट है और यहां पर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये एसेट अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए भाई, अगर मैं कहूं कि मेरा रिसीवेबल, मेरा अकाउंट रिसीवेबल पहले कुछ था, तो पहले कुछ नहीं था, जीरो था पहले। अब अगर इस ट्रांजैक्शन के बाद, ये काम होने के बाद, अब मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि अकाउंट रिसीवेबल अब कितना है आपका, तो आप कहोगे 75,000 हो चुका। यानी उर्दू में कहूं, आसान लफ्जों में कहूं तो मतलब ये बनता है कि पहले मैंने जो पैसा वसूल करना था वो जीरो था, मतलब कोई पैसा वसूल नहीं करना था। लेकिन आज जो मैंने पैसा वसूल करना है, यानी जो पैसा रिसीव करना है, वो कितना है, वो है 75,000। तो मेरा रिसीवेबल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेट मैं क्या कहूंगा कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे किस साइड पर, डेबिट साइड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा अकाउंट आपने जो यूज करना है वो है सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या है, आपके बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। आप देखें ना, आपकी इनकम तो यहां पर बढ़ रही है ना, कैसे बढ़ रही है आपकी इनकम, चाहे मैं कैश पर बेचूं, चाहे मैं उधार पर बेचूं, चाहे मैं चेक रिसीव करूं, तीनों ही सूरतों में आपकी सेल्स तो क्या हो रही है, इंक्रीज। सिर्फ सेल्स को सोचें, अगर आप इंडिविजुअली सेल्स को सोचें तो आपकी पहले सेल्स कितनी थी, मिसाल के तौर पे अगर पहले सेल्स आपकी 1 लाख की सेल्स थी, अब आपने और माल कितना बेचा, तो आप क्या बोलेंगे भाई, 75,000 का माल बेचा ना आपने, और तो आप क्या बोलेंगे भाई, 75,000 से 75,000 से मेरी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब मेरा रेवेन्यू, मतलब मेरी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर मेरा सेल्स, मेरी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं क्रेडिट साइड पे अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है इस बात से कि आपको ये अब समझ नहीं पाते कि भाई क्या अकाउंट कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी है आपने, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे। तो मैं इसके लिए जो एंट्री पास करूंगा वो एंट्री क्या पास करूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। ये अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट। और दूसरा जो अकाउंट आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेल्स अकाउंट।
तो सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट, और ये होगा 75,000 से। ठीक है भाई। तो अल्टीमेट हमने तीनों कंडीशन समझ ली इसकी, कि अगर आपको जो है वो कैश पर माल बेचते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, चेक पर यानी क्या चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री बनाएंगे। उसमें केस मैंने आपको बताया था कि चेक आप रिसीव कर रहे हैं जस्ट, तो पहले आप उसको कैश रिकॉर्ड करेंगे, जब आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे उसको, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे बैंक का लफ्ज यूज करना है। चेक अगर आपने रिसीव किया है तो फिर आप बैंक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप डिपॉजिट कर देंगे उसको बैंक के अंदर तो फिर बैंक अकाउंट यूज करना है आपने वहां पर। अच्छा, इसी तरीके से उधार की ट्रांजैक्शन, अब आप जरा इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, परचेजेस और सेल्स के साथ दोनों को कंपेयर करें। देखिए, परचेज जब आप माल खरीदते हैं तो क्या होता है, वहां पर उधार की बात कर रहा हूं, आप अगर माल खरीदते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और जब आप उधार पे माल बेचते हैं तो आपका एसेट बढ़ता है। अब कौन सी लायबिलिटी बढ़ती है, अगर आप उधार पे माल बेचते हैं, आप उधार पे माल बेचते हैं तो आपका पेबल इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी मैं इस एंट्री का, ये वाली जो आपने एंट्री लिखी है, इस एंट्री का मैं कंपैरिजन बता रहा हूं परचेज वाली एंट्री के साथ, ठीक है, उधार पर, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया है पर्सनली कि बच्चों को कंफ्यूजन इसी बात पर होती है, पेबल और रिसीवेबल को में वो कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, अकाउंट्स पेबल तब रिकॉर्ड होगा जब आपने पैसे अदा करने हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचें, रियल वर्ल्ड में जाकर सोचें कि अगर आप माल खरीद रहे हैं और पैसे अदा नहीं कर रहे तो वो आज आपके सर पर क्या है, कर्ज है, उधार है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम पेएबल कहते हैं। और पेएबल क्या है, लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी, क्योंकि वो आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो आपने इन फ्यूचर क्या करनी है, पे बैक करनी है, अदा करनी है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और यहां पर ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि आप माल बेच चुके हैं, उस माल की जितनी कीमत है वो उस पर आपका राइट है, आपका क्लेम बनता है उस पैसे के ऊपर, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल आपके बिजनेस का क्या है, एसेट है। ठीक है, वहां क्या होता है, जब माल खरीदते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आप लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके बिजनेस का एसेट है। अब जब एसेट इंक्रीज होगा तो आप इसको किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा इन दोनों की जब वो पेमेंट्स को समझते हैं। पेमेंट्स को समझने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाजमी सी बात है, ये अकाउंट रिसीवेबल मैंने उधार पर माल बेचा है, तो कुछ टाइम के बाद मुझे क्या होगा, ये कैश रिसीव भी तो होगा। अच्छा, ये माल जो मैंने बेचा है किसको बेचा है, कस्टमर को बेचा। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है। सप्लायर वो है जिससे आप माल खरीद रहे हैं, कस्टमर वो है जिसको आप माल बेच रहे हैं, वो क्या है, आपका कस्टमर। और यहां पर आपने माल बेचा है तो ये क्या है, कौन है, आपका कस्टमर। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन लिखी हुई मिलती है कि रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम कस्टमर, अब 50,000 रुपए आपने अपने कस्टमर से क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, मतलब इतने पैसे आपको मिल गए। देखिए यहां पे लिखा है मैंने वर्ड रिसीव्ड, पास्ट टेंस में लिखा है। रिसीव्ड का मतलब पैसे मिल चुके, रिसीव एबल का मतलब क्या होता है, रिसीव एबल का मतलब होता है फ्यूचर में मिलेंगे, आज नहीं मिल रहे, अभी वो रिसीवेबल है। रिसीव्ड का मतलब क्या है कि आपको पैसे मिल चुके, तो पैसा आ गया यानी कैश आ गया आपके पास, कैश आपके बिजनेस का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं यहां स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि कैश मिल चुका है आपको, यानी कैश है क्या। सबसे पहला सवाल आप खुद से ये पूछें कि कोई भी अकाउंट जो आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है क्या, मतलब उसकी नेचर क्या है। तो कैश क्या है, बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये एसेट क्या हो रहा है इस वक्त, इंक्रीज, क्योंकि पैसे रिसीव हुए हैं आपको, तो एसेट इंक्रीज हुआ, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा डेबिट साइड पर। और आप ये बताइए अब मुझे कि जितना पैसा मैंने रिसीव किया, अच्छा 75,000 हमने रिसीव करना था, यहां से रिसीव कितना हुआ, अभी मुझे रिसीव हुआ है 50,000। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 25,000 मुझे रिसीव नहीं होगा, वो बाद में रिसीव होगा, लेकिन जितना अमाउंट मुझे रिसीव हो चुका है उतना क्या मेरा अब रिसीवेबल रहेगा।
तो जवाब है उतना अब रिसीवेबल नहीं रहेगा जितना पैसा आप रिसीव कर चुके हैं। तो कितना पैसा आप रिसीव कर चुके हैं? 50,000। तो अकल क्या कहती है, सेंस क्या कहता है आपसे कि भाई 50,000 रुपए से रिसीवेबल को कम कर देना चाहिए। अब 50,000 से रिसीवेबल को कम कर देंगे तो कम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है आपका, ये है क्या? तो ये भी एसेट अकाउंट है। तो अगला जो अकाउंट है मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, A/R, इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये वाला जो एसेट अकाउंट है ये क्या हो रहा है, इस वक्त डिक्रीज हो रहा है। क्यों? रिसीवेबल अब आपका 75,000 नहीं है, क्योंकि 50 मिल गए, जितने मिल गए पैसे उतने से रिसीवेबल को कम कर दें। तो एसेट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, और ये क्या कहां रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पे। तो आप इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे भाई, इसकी एंट्री में यहां बना देता हूं कि आपने कहा कैश को आपने डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से, 50,000 रुपए से। अब अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, बताएं कितने पैसे लेना अभी बाकी है, उर्दू में बात करते हैं आसान लफ्जों में। भाई यहां इस अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट होने का मतलब है कि 75,000 रुपए लेने, अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट होने का मतलब इतने पैसे ले लिए। तो आप जरा देखकर बताएं यहां से कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा, कितने से बढ़ा, 75,000 से। कम कितने से हो गया, 50,000 रुपए से। अब मेरा अकाउंट रिसीवेबल बाकी कितना है, तो सीधी सी बात है अकाउंट रिसीवेबल बाकी है 25,000। बाद में अगर वो कहता है कि 25,000 रुपए भी क्या हो गए, रिसीव हो गए, तो फिर क्या होगा, वो 25,000 रुपए से भी फिर आप यही एंट्री बना देंगे, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विद ₹25,000, वहां पर क्या होगा, 25,000। तो इस तरीके से फिर ये अकाउंट रिसीवेबल पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा अभी भी कोई अकाउंट रिसीवेबल बाकी है, फिर अकाउंट रिसीवेबल नहीं होगा, मतलब फिर इसका मतलब ये होगा कि अब आपने किसी से कोई पैसा नहीं लेना। ठीक है भाई, चले इस बात को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से पेमेंट की बात अगर आए, ठीक है, यानी सप्लायर को अगर पेमेंट करनी हो, सप्लायर से माल खरीदा उधार पर, कुछ टाइम के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं, तो वो किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसको जो वो नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं।